हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। तो बायजू का नाम तो आप सबने सुना होगा। भारत की स्टार्टअप इंडस्ट्री का, भारत में एडटेक के क्षेत्र का मेरे ख्याल से सबसे चमकता सितारा, सबसे बड़ी कंपनी इस क्षेत्र की एक जमाने में मानी जाती थी बायजू। तो उसके जो आर्थिक संकट चल रहे हैं, जिस प्रकार से कंपनी के प्रबंधन के साथ बहुत तरह की दिक्कतें आई हैं, उन दिक्कतों ने एक नया मोड़ ले लिया है और एक नई दिक्कत उसमें अब आकर जुड़ गई है। इस पर चर्चा करने के पहले मैं आप लोगों को एक बार यह स्पष्ट कर दूं, एक डिस्क्लेमर है जो कि देना चाहिए आमतौर पे कि यूपीएससी की तैयारी के क्षेत्र में, यूपीएससी की कोचिंग के क्षेत्र में बायजू जो है वो स्टडी IQ का प्रतिद्वंदी है। स्टडी IQ जैसे यूपीएससी के कोर्सेज कराता है, वैसे ही बायजू भी कराता है। अब कराता है कि नहीं मेरे को पता नहीं था, लेकिन पता नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से उनकी वेबसाइट पे अब भी है। तो ये बात आपको जाननी चाहिए। तो इसीलिए अपने प्रतिद्वंदियों का हम सम्मान करते हैं और उनके बारे में कोई भी उनकी ऑफरिंग, उनके एकेडमिक प्रोग्राम, इन सब चीजों के बारे में हम कोई चर्चा नहीं करेंगे। हमारी चर्चा जो है वो केवल बायजू के आर्थिक, एक कंपनी के तौर पे जो उनके आर्थिक संकट हैं, केवल उनकी हम चर्चा करेंगे। उनके प्रोग्राम, उनके खिलाफ जो आरोप लगे हैं शिक्षा को लेकर, ये सब उनकी बातें हम नहीं करेंगे, क्योंकि अपने प्रतिद्वंदियों के बारे में ऐसी बातें करना शोभनीय नहीं होता है। ये मुझे आपको पहले बताना था। अब बात शुरू करते हैं। तो बायजू के जो आर्थिक संकट हैं, ऐसा लगा था पिछले दिनों कि बायजू उनमें से एक संकट से बाहर निकला है, और वो संकट था BCCI, जो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है, उसको बायजू को जो पैसा देना था। लेकिन अब क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने बायजू और BCCI के इस समझौते पर कड़ी नाराजगी जताई है। और अभी हालांकि कोर्ट ने आदेश दिया नहीं है, लेकिन इस बात की पर्याप्त संभावना है कि कोर्ट जो है इस समझौते को रद्द कर देगा और जो भारत का कंपनी लॉ का जो प्राधिकरण है, जो एनक्लैट है भारत का कंपनी लॉ को लेकर जो एक प्राधिकरण बनाया है, अर्ध न्यायिक बॉडी है, उसको एक बार फिर कहेगा कि आप इस समझौते पर पुनर्विचार करें, क्योंकि यह समझौता कानूनी रूप से ठीक प्रतीत नहीं होता है। तो ऐसा क्या हुआ है, बायजू ने भाई ऐसा क्या किया है, सुप्रीम कोर्ट को क्या आपत्ति है, यह सब मैं आपको अगले 10 मिनट के अंदर समझा दूंगा। लेकिन उसके पहले आपको बता देता हूं कि भाई अगर आप 2025 के यूपीएससी बैच की तैयारी कर रहे हैं, तो भाई हमारा हिंदी माध्यम का लास्ट बैच आ रहा है प्रतिज्ञा प्लस। इसके बाद ये नहीं आएगा 2025 के लिए, फिर 2026 के लिए बैचेस आएंगे, केवल 27 के लिए। तो आप भाई अगर आपकी तैयारी ठीक से नहीं है, आपको ये फीलिंग आती है कि यार तैयारी जो है वो अच्छे से नहीं हुई है, तो आप इस बैच से तुरंत जुड़ जाइए। AJ लाइव कोड लगा के 21,499 में आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। 30 तारीख से शुरू हो जाएगा। और अगर आप 2026 या 27 की तैयारी कर रहे हैं, तो भाई आप लोग जो हैं हमारे लॉन्ग टर्म बैच से जुड़ सकते हैं, जो कि 27 तारीख से शुरू हो रहा है शाम 6 बजे से। AJ लाइव कोड लगा के 30,999 में आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो मौका है, तुरंत जुड़ जाइए, अपना समय व्यर्थ मत कीजिए। चलिए अब एक बार जल्दी से आपको बताता हूं कि भाई बायजू का कुल मिला के ट्रबल क्या है। देखिए, बायजू के आर्थिक संकट आए, ये तो हम लोग जानते हैं। बायजू कंपनी जो है वो बुरी तरह से ऋण में डूब गई, और पिछले दिनों बहुत सारे निवेशकों ने यह किया कि बायजू जो कंपनी है, जिसका एक समय पर आप ये मान लीजिए कि जो वैल्यूएशन है वो लगभग $22 बिलियन के आसपास पहुंच गया था, और भारत के एडटेक स्पेस में यह सबसे बड़ी कंपनी थी, कोई डाउट ही नहीं है इस बात में। जो इतना था, $22 बिलियन से कई सारे निवेशकों ने अब बायजू का वैल्यूएशन 0 कर दिया है। यानी कि उन्होंने यह मान लिया है कि बायजू में जो हमारा पैसा लगा हुआ है, अब वो किसी तरह से भी वापस नहीं आएगा। तो बायजू पर दिवालियेपन के कई सारे काम चल रहे हैं, कई सारे जो मामले चल रहे हैं। जब भी किसी कंपनी की स्थिति ऐसी हो जाती है, तो आमतौर पे उस कंपनी के जो एसेट्स होते हैं, उस कंपनी के पास जो संपत्तियां होती हैं, उनको बेचकर, या फिर मान लीजिए जो कंपनी के कोर्सेज अभी चल रहे हैं, उत्पाद अभी चल रहे हैं, उनको एकत्र कर बेचकर किसी तरह से जो भी ऋणदाता हैं उनका निपटारा करने की कोशिश करी जाती है। इसको हम कहते हैं दिवालियेपन की प्रक्रिया। में दिवालियेपन की प्रक्रिया क्या है? देखो, दिवालियेपन की प्रक्रिया जो है, इस बात को समझिए कि किसी भी व्यापार में दिवालियापन हो सकता है। मतलब चलिए, बायजू ने क्या किया क्या नहीं किया उस पर हम नहीं जाएंगे। हो सकता है कंपनी ने गलत काम भी किए हों, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि आपका बिजनेस ठीक होता है, बिजनेस में भाई जो बिजनेस ओनर है उसने कुछ भी गलत नहीं किया, लेकिन यार बिजनेस नहीं चलते। भाई बिजनेस का तो आप दावे के साथ कह सकते हो कि यार जो बिजनेस आप करोगे चली जाएगा?
गारंटी थोड़ा ना है यार। तो इसीलिए सरकार जो है व्यापारियों के लिए, बिजनेसमैन के लिए दिवालियेपन के सरल नियम बनाती है, ताकि अगर कल को मान लीजिए बिजनेस नहीं चला तो उन व्यापारियों के साथ अपने बिजनेस से बाहर निकलने का और ऋण से मुक्ति पाने का सरल तरीका होना चाहिए। यह बात क्लियर है भाई। आप किसी को बिजनेस करने के लिए दंडित तो नहीं कर सकते। मैं एग्जांपल के लिए बोलता हूं, मान लो कल को मैं अपनी अतुल जैन कोचिंग नाम की कोचिंग खोल लूं, उस कोचिंग के लिए मैं बहुत सारा इन्वेस्टमेंट ले लूं। अब यार मैं पढ़ाता हूं, बच्चे नहीं आए, होता है यार, वैसी बहुत सारी कोचिंग्स हैं। मैं खुद ऐसे कई शिक्षकों को जानता हूं जिन्होंने अपनी व्यक्तिगत तौर पे कोचिंग्स खोली, अच्छा पढ़ाते थे, मुझे कोई डाउट नहीं है उसमें, नहीं चली, बंद हो गई। तो यार जिन लोगों ने निवेश किया उनके पैसे तो डूब गए। अब इसमें शिक्षक की कोई गलती थोड़ा है, बिजनेसमैन की कोई गलती थोड़ा है यार, वो बिजनेस है, नहीं चला। तो इसलिए पहली बात तो ये मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं कि अक्सर जब भी दिवालियेपन की बात होती है, हम में से कई लोग जो हैं, जो व्यापारी होता है, जो बिजनेसमैन होता है, उसको बड़े अपराधी जैसा देखने लगते हैं। उसको अपराधी जैसा नहीं देखा जाना चाहिए। बिजनेस में लाभ हानि ये सब चलता है, ये पार्ट है, ये प्रक्रिया का हिस्सा है, तो इसको वैसे ही लेना चाहिए। ठीक है। तो बायजू पर कुल ऋण जो था वो लगभग 1500 करोड़ का ऋण जो है बायजू पर था। ठीक है, करीब करीब अलग अलग संस्थानों का 1500 करोड़ रुपए का ऋण जो है वो बायजू के ऊपर था। यह बात यहां पर स्पष्ट थी। ठीक है। अब इस ऋण में एक जो ऋण का हिस्सा था वो बीसीसीआई का भी था। तो हुआ क्या, आप सबको याद होगा, भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी अगर आपने देखी होगी तो आपको याद होगा कि भाई किस तरह से बायजू लिखा होता था ना, बायजू इंडिया, याद है? बायजू की क्रिकेट टीम की जर्सी होती थी, भारतीय टीम का टाइटल स्पॉन्सर बायजू उस समय होता था। तो 2019 में बायजू ने क्या किया, बीसीसीआई से समझौता किया था और भारतीय टीम का वो स्पॉन्सर बना था। ठीक है, बीसीसीआई का वो प्रायोजक बना था। बायजू, ये हम जानते हैं, भारतीय क्रिकेट टीम का प्रायोजक बना था। और इसके लिए उसको जो फीस देनी थी, हर साल आपको फीस देनी होती है, वो देता आ रहा था। लेकिन 2022 की जो फीस दी थी, जब बायजू के आर्थिक संकट शुरू हुए, उसमें 158.9 करोड़ रुपए जो है वो बकाया रह गए थे। इतने पैसे बकाया रह गए थे, ये पैसे बायजू नहीं चुका पाया था और इसको लेकर बीसीसीआई ने दिवालियेपन की प्रक्रिया में अपनी हिस्सेदारी जताई थी। तो अभी क्या हुआ, पिछले दिनों बायजू ने एक प्रस्ताव रखा बीसीसीआई के आगे और उसमें क्या किया, बीसीसीआई को ये पैसे दे दिए गए। तो बायजू ने बीसीसीआई को ये 158.9 करोड़ रुपए जो हैं ये चुका दिए और इनको चुकाते ही भारत का जो नेशनल कंपनी लॉ का एपेलेट ट्राइब्यूनल है, जो आपका भारत में कंपनी लॉ को जो लागू करने वाला अधिकरण है, जो प्राधिकरण है, उसने बायजू रविंद्रन, जो कि भाई इस कंपनी के अध्यक्ष थे, कंपनी के फाउंडर थे, उनको अपनी कंपनी का अधिकार फिर से दे दिया कि क्योंकि आपने बीसीसीआई का ऋण चुका दिया है तो आप अपनी कंपनी का अधिकार फिर से ले सकते हो, आप अपनी कंपनी को चलाने की प्रक्रिया फिर से शुरू कर सकते हो। अब देखिए यहां पर क्या हुआ, एक अमेरिका में, इसके अलावा क्या हुआ, एक अमेरिका में आधारित एक इन्वेस्टर था जिसका नाम था ग्लास ट्रस्ट कंपनी। ठीक है, एक भाई अमेरिका का इन्वेस्टर था। बायजू में तो बहुत लोगों ने पैसा लगाया था एक पॉइंट पर। एक ग्लास ट्रस्ट कंपनी एलएलसी नाम का एक अमेरिकी इन्वेस्टर था, इन्होंने भी बायजू में निवेश किया हुआ था। तो ये लोग गए सुप्रीम कोर्ट और इनका तर्क बहुत सिंपल था कि यार ये कैसे हो सकता है भाई, दिवालियेपन की प्रक्रिया में जब दिवालियेपन के ऋण सेटल किए जाते हैं तो कंपनी के पास ये अधिकार थोड़ा ना होता है कि वो चुन ले कि चलो इस वाले निवेशक का, तो मान लीजिए एक कंपनी है, ये कंपनी है, उसमें 10 लोगों ने पैसा लगाया हुआ है, तो दिवालियेपन की प्रक्रिया में कंपनी को यह अधिकार नहीं होता कि कंपनी चुन ले कि मैं इस वाले को पैसा दूंगा और बाकी लोगों को नहीं दूंगा। यह अधिकार कंपनी को नहीं होता है। दिवालियेपन की प्रक्रिया में क्या होता है, एक इंसॉल्वेंसी का प्रोफेशनल तैनात किया जाता है, एक अधिकारी नियुक्त किया जाता है, वो तय करता है कि भाई जो भी पैसा बांटा जा रहा है वो कंपनियों में कैसे बटेगा। तो ये आपकी ग्लास ट्रस्ट कंपनी जो है उसने कहा कि भैया ये क्या हो रहा है, बायजू हमको तो पैसे दे नहीं रहा, हमारा तो शेयर 0 कर दिया गया है, लेकिन बीसीसीआई को 158.9 करोड़ रुपए दे दिए। तो भाई अगर उनको मिल रहे हैं तो खाली उनको क्यों मिले, हमको भी मिलने चाहिए, पैसा तो हमने भी लगाया है यार। ये बात सही है कि नहीं है? तो ग्लास ट्रस्ट कंपनी ने यह कहा कि यार ये तो अपने आप में बड़ी गलत तरीके की बात है, कानून का सीधा सीधा उल्लंघन है। आप केवल एक निवेशक को पैसा दे रहे हो, बाकी लोगों को टरका दे रहे हो, ये तो बिल्कुल भी उचित नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त के महीने में ही क्या कहा,
सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धांततः जो है ग्लास ट्रस्ट कंपनी से सहमत थी सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त में क्या किया, इस समझौते पर जो है वो रोक लगाई और ये क्या, बीसीसीआई को भी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि ये जो आपको 158.9 करोड़ रुपए मिले हैं, इनको किसी अलग अकाउंट में रखिए, इनको अपने सामान्य पैसों में जमा मत कीजिए, इनको किसी अलग अकाउंट में रखिए, क्योंकि ये पैसे आपको वापस करने पड़ सकते हैं। इसकी न्यायिकता जो है इसकी हम जांच करेंगे। और अब कल क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे समझौते की कड़ी आलोचना की है, एनक्लैट की कड़ी आलोचना की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसा प्रतीत होता है कि एनक्लैट ने इस मामले में अपना दिमाग बिल्कुल लगाया ही नहीं है, बिल्कुल भी अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं किया है, और यह पूरा जो मामला है, यह पूरा मामला पूरी तरह से संदेहास्पद प्रतीत होता है और कानून के विपरीत प्रतीत होता है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने इस पर आदेश नहीं दिया, लेकिन इस बात की संभावना है कि आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट जो है, ये जो बीसीसीआई और बायजू का समझौता हुआ है, इस समझौते को सुप्रीम कोर्ट एक बार पुनर्विचार के लिए एनक्लैट के पास भेजेगी, ऐसा लगता है। पुनर्विचार के लिए यह मामला दोबारा से एनक्लैट के पास जाएगा, ताकि एनक्लैट इस पर दोबारा विचार करने के बाद जो है वो इस पर अपना निर्णय जो है उसको सही करे, कानून सम्मत करे। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तो कुल मिला के बात यह है कि आप किसी एक निवेशक का भुगतान कर दें, बाकी का ना करें, यह उचित नहीं है। अब देखिए, बीसीसीआई और बायजू दोनों का क्या कहना है कि यह कंपनी ने भुगतान नहीं किया। बीसीसीआई का यह कहना है कि यह भुगतान कंपनी ने नहीं किया। जो बायजू के फाउंडर हैं बायजू रविंद्रन, उनके भाई हैं रिजू रविंद्रन। तो यह जो 158.9 करोड़ का भुगतान हुआ है, यह बायजू कंपनी के खाते से नहीं हुआ है, यह रिजू रविंद्रन ने अपनी व्यक्तिगत संपत्ति से भुगतान किया है। और भाई उन्होंने क्या किया, अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी से बीसीसीआई का कर्जा चुका दिया है, यह हुआ है। यह तर्क जो है ये यहां पर दिया जा रहा है, लेकिन यह तर्क भी जो है सही नहीं है कि भाई अगर आप पर्सनल प्रॉपर्टी से भी कर्जा उतार रहे हो तो किसी एक का ही क्यों उतार रहे हो, बाकी लोगों का क्यों नहीं उतार रहे। तो कुल मिला के इस मामले में कुछ ना कुछ गड़बड़ी नजर आ रही है, और इस बात की पर्याप्त संभावना है कि सुप्रीम कोर्ट इसको वापस भेजेगा पुनर्विचार के लिए। उसके बाद ही यह मामला जो है जिस तरह से लागू होगा ये हमको पता चलेगा। ठीक है, चलिए तो अभी के लिए इतना ही। आपको एक बार जाते जाते फिर से बता दूं भाई कि प्रतिज्ञा प्लस बैच जो है हमारा 27 तारीख से शुरू हो रहा है, लॉन्ग टर्म बैच शाम 6 बजे से। अगर आप 2026 या 27 की तैयारी कर रहे हैं तो एजे लाइव कोड लगा के इससे तुरंत जुड़ जाइए। और अगर आप 2025 में एग्जाम देने वाले हैं तो भैया टाइम बचा है बहुत कम, तो इसीलिए लास्ट बैच आ रहा है प्रतिज्ञा प्लस का। एजे लाइव कोड लगा के 21,499 में आप जुड़ सकते हैं। इसके बाद 2025 के लिए बैच अब नहीं आएगा, यह याद रखिएगा। तो भाई आप इसे आज ही जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को एक सही आकार प्रदान कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।